चलिए कल वाला रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, किस दार्शनिक कार्ल ने किया मार्क्स के था? द्वारा। कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और किस क्रांति के बाद ये नजर आया था, इस तरह की कॉन्सेप्ट आया था पहली बार? ये आया पूंजीवाद के बाद, मतलब उसी के विरोध स्वरूप आया था। और पूंजीवाद के बाद तो आया था, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक क्रांति हुई थी जिसके रूस बाद का इसका क्रांति। मतलब, हाँ रूस वाले हाँ थे। रूस, हाँ बोल्शेविक क्रांति 1917। और इसका आदर्श रूप कहाँ कब आया था? आदर्श रूप तो चाइना के अंदर देखने को मिलता है। हम्म। साम्यवाद जो अवस्था होता है, जो अच्छा आइडियलिस्ट ठीक। मानते हैं। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भारत का अर्थव्यवस्था कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है? नॉमिनल के हिसाब से तो 5 नंबर पे अपने लोग। हाँ 5 नंबर की। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के अनुसार? हाँ, तो 3 नंबर पे ही है। 3 नंबर अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और भारत में मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए, ये विचार किसने दिया था सर्वप्रथम? पूंजीवाद से समाजवाद होगा ना। क्या हम्म। नाम था लास्ट में होगा, समाजवाद नाम होगा, केन्स केन्स होगा। हाँ केन्स ने दिया था। और समाजवाद को पूंजीवाद की ओर बढ़ना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था? लांच का कॉन्सेप्ट है। हम्म। अच्छा, कोई प्राथमिक नेता था सेक्टर लेफ्ट। में कौन कौन सा सेक्टर आता है? प्राथमिक में एक तो कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, हम्म। मत्स्य पालन आ गया, वानिकी आ गया। इसके अलावा और कौन सा सेक्टर आ जाएगा? हाँ, खनन खनन भी उत्खनन इसी सब में आ आएगा। जाएगा, क्योंकि सब इसमें रॉ श्रम मटेरियल का के लिए। नेचर कैसा होता है, किस तरह के श्रम के नेचर को क्या कहा जाता है, किस तरह का रेड जॉब कॉलर, क्रिएट करता है? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं उसको। ठीक है। और जैसे ये हो गया वित्तीय हो गया सेक्टर, या लोक प्रशासन हो गया, रक्षा हो गया, किस तरह का सेक्टर है ये? ये सब सेवा हो गया। सेवा हो गया, ठीक है। भारत किस तरह का इकोनॉमिक है? भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब समाजवाद हम्म, भी है और पूंजीवाद भी है। हाँ मतलब अभी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है भारत। हम ज्यादातर सर्विस बेस्ड है। हाँ ज्यादातर। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सर्विस सेक्टर का ही ज्यादा है, यानी टर्सरी सेक्टर का ज्यादा है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक। हम्म। अच्छा, आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? ये वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट था। वर्ल्ड बैंक का था, लेकिन दो लोग थे ना जो अर्थशास्त्री। महबूब उल हक, हाँ, महबूब उल हक और उनका अमर्त्य मैं सेन। अमर्त्य सेन का था विचार। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो होता है, पीपीपी, वो उस विधि का सबसे पहले प्रयोग कौन सी संस्था ने किया था, कब किया था? आईएमएफ के द्वारा किया गया था। हाँ परचेजिंग आईएमएफ के द्वारा कब किया गया था? कब का तो याद नहीं है। 1993 में किया गया था। 1993 में आजकल हुआ था वर्ल्ड शायद। बैंक भी इसके यूजेज कर रहा है इस रिपोर्ट का। एसडीआई को कौन लाया था गया था, किस संस्था के द्वारा लाया गया था? यूएनडीपी के द्वारा लाया गया। यूनाइटेड नेशनल कब लाया गया था? यूएन ये 1990, हाँ 90 में ही लाया हाँ गया। हाँ 90 में आया था। कौन, ये तो अभी बताए हैं कि कौन लेकर आया था। इसमें महबूब उल 3 हक और मानक वो थे। होते हैं, मापक होते हैं, किन हाँ, किन आधार पर इसको मापा जाता है? एक तो आय आय मिलेगा, दूसरा जीवन की प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एजुकेशन। एक तो क्या आय बोले थे? था, शिक्षा हाँ था, हाँ और एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन हाँ। प्रत्याशा। वर्तमान में एसडीआई रैंकिंग क्या है? एचडीआई अभी का रैंकिंग 134। क्या बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही। 134 है रैंकिंग। इस चीज का एचडीआई एसडीआई की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नैरोबी। यूएनडीपी यहाँ पे है न्यूयॉर्क में। नैरोबी। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी का कंफर्म न्यूयॉर्क में है। यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो वाला है ना, उसका है। हाँ, ये इसका नैरोबी में। लैंगिक असमानता सूचकांक को
पहली बार कौन जारी किया था? हेलो, नहीं याद है इसका। यूएनडीपी ही लाया था। अच्छा। 2010 में ही लाया गया था। इसके भी 3 आयाम है। क्या है? प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार। अभी रैंक इसका 108वां है 193 कंट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रहा। ये हो गया वो पिछला जो था सारा थोड़ा सा। यहाँ पे खुशहाली पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट पे है। तो ये क्या है? एक सामाजिक प्रगति का पैमाना है ये। और इस माप के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वो जारी करता है। 2012 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है, फिर खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में क्या किया जाता है? इसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना, यानी कौन राष्ट्र कितना खुशहाल है इसके आधार पे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और 6 कारक के आधार पे इसको मापा जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, यानी जीडीपी, क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पे, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पे। दूसरा है सामाजिक सहयोग के आधार पे। तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। पांचवा है उदारता। और छठा है भ्रष्टाचार का बोध। 6 मानक है, इसके आधार पे इस खुशहाली रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएनओ की संस्था है। इस वर्ष जारी किया गया है 2023 का ये रिपोर्ट है। 146 देशों को स्थान दिया गया है। फिनलैंड लगातार 6ठी बार सबसे ज्यादा खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरा तीसरा स्थान किसका है? डेनमार्क और आइसलैंड का है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, यानी सबसे नाखुश देश बताया गया है। अब भारत को इसमें 126वां स्थान दिया गया है। और 22 में 136वां स्थान था, मतलब 10 पॉइंट का इसमें सुधार देखा जा रहा है। तो ये हो गया एक। फिर दूसरा जाते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? इसको स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। ये पूछता भी है कि रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसको पहली बार कब जारी किया गया था? 2006 में जारी किया था। 4 इसके बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है। एक है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर, और चौथा है आर्थिक भागीदारी और अवसर। इसके आधार पर इसको जारी किया जाता है। और 0-1 के बीच इसका पैमाना होता है। एक का अर्थ है मतलब पूर्ण लैंगिक समानता। जैसे जैसे वो 0 के नजदीक जाएगा वो असमानता को दर्शाता है। ये भी 23 का रिपोर्ट है, अभी तो ये नया रिपोर्ट है। इसमें टोटल 146 देशों को शामिल किया गया है। 3 देश हैं इसमें, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। सबसे नंबर 1 आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है। लास्ट में भी अफगानिस्तान को है। खुशहाली में भी हम देखे थे अफगानिस्तान था। भारत को 127वां स्कोर दिया गया है इसमें, और 22 में ये 135वें स्थान पर था। अब आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। इसको कौन जारी करता है? तो 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको विकसित किया जाता है। इस सूचकांक को 107 विकासशील देशों द्वारा विकसित किया गया है। 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसको प्रतिवर्ष जुलाई माह में जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है ना, आय आधारित सूचियों से परे है, मतलब इसके अलावा अन्य कारक को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर मुख्यतः देखा जाए तो 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब फिर स्वास्थ्य के अंदर भी कई इंडिकेटर हैं, उसके आधार पर इसको जारी किया गया है। जैसे स्वास्थ्य में आप देखेंगे बाल मृत्यु दर है, पोषण है, और शिक्षा में है स्कूल के वर्ष 4, मतलब बच्चे नामांकित हो रहे हैं, इनरोलमेंट रेट का भी दिया है, और वहां से बच्चे कितने देर तक रह रहे हैं, कितने समय तक वहां रह रहे हैं, उसको दिया गया है। जीवन स्तर में भी कई कारक दिए गए हैं, जैसे रसोई गैस है, शौचालय है, पानी है, बिजली है, फ्लोर है,
और संपत्ति है, इसके आधार पे आकलन किया जाता है इसका। अब प्रत्येक का जो मापक होता है 1/6 1/6 1/6 है, नहीं इसका 1/6 है, शिक्षा का 1/6 है और उसका जीवन स्तर का 1/18 है। इस तरह भार इसका अंकन किया गया है। इसमें शिक्षा में क्या है, बाल मृत्यु, कि किसी परिवार में बच्चों की मृत्यु हो गई है तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। बाल मृत्यु और पोषण है। बाल मृत्यु मतलब बच्चे की मृत्यु का है कि स्वास्थ्य सेवाओं से अगर वंचित है तो वो उसकी मृत्यु हो जा रही है, इस डाटा को लिया गया है। और फिर दूसरा कुपोषण को लिया गया है, अगर वो पौष्टिक भोजन से वंचित है तो उसको इसमें आधार बनाया गया है। शिक्षा में बनाया गया है, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, कोई भी सदस्य अगर 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने में वंचित है तो इसमें इस वर्ग में रखा जाता है। ये 5 वर्ष इम्पोर्टेंट है। और विद्यालय में उपस्थिति यानी 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था और वहां जाने से वंचित रहता है तो इसको इसमें शामिल किया गया है। जीवन स्तर में भारांक कितना है, 1/18 दिया गया है इसको। इसमें विद्युत का दिया है कि बिजली वहाँ है या नहीं है, उससे वंचित है। पेयजल है, स्वच्छ पेयजल हो और उस स्रोत को आने और जाने में 30 मिनट से अधिक का समय लगता हो, इससे अधिक का समय नहीं लगता है तो ऐसे परिवार, अगर 30 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है तो ऐसे परिवार इससे वंचित माने जाएंगे। स्वच्छता को दिया गया है, पर्याप्त स्वच्छता प्लस शौचालय, सामूहिक शौचालय की बात की गई है। फर्श मतलब हुआ कि धूल युक्त, बालू युक्त, गोबर से लिपा गया है तो वो इससे वंचित माने जाएंगे। भोजन पकाने का ईंधन है, यदि घर का भोजन पकाने के लिए अगर लकड़ी है, कोयला है, गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है तो इसमें इसको शामिल किया गया है। अन्य में आया हुआ है जैसे रेडियो होना चाहिए, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर जैसी आस्तियों से कोई एक या अधिक आस्ती ना हो या जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो तो इनको डाला गया है। इनमें देखा जाता है कि 1/3 या उससे अधिक आयामों से ये वंचित है तो उनको बहुआयामी गरीबी में माना जाएगा। और इसकी निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। यानी नीति आयोग क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की निगरानी करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अब हम इसके बारे में जान गए, फिर अब जानते हैं कि अभी 2023 का रिपोर्ट आया है, उसमें रैंकिंग कैसे है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसको जारी करता है और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल इसके संयुक्त प्रयासों से ये जारी किया जाता है। टोटल 110 देशों को शामिल किया गया है, यानी 1.1 बिलियन यानी 18% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में हैं और 389 बिलियन लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं 1.1 बिलियन गरीबी में से। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 84% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जितना यहाँ पे डाटा है उसका 84% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। भारत की स्थिति देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा सुधार देखा गया है। 2005-06 में हमारे यहाँ गरीबी जो था 55.1% था, जो घटकर 19-21 में 16.4% हो गया है। ये नया डाटा है। उसी तरह वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसका सृजन कब हो रहा है, 2006 में हो रहा है। वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया है और 2018 में इसको अलग कर दिया गया है। जीएचआई के प्रकाशन को इससे अलग कर दिया गया। अब इसको कौन जारी करता है, वेल्थ हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है अक्टूबर माह में। इसके 4 संकेतक है, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु के आधार पर तैयार किया जाता है। 0 और 100 के बीच का इसका पैमाना है। 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, 100 सबसे खराब स्कोर होता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, ये बताइए कि ये नया डाटा है या 23 वाला रिपोर्ट आया होगा ना? रिपोर्ट आ गया होगा जीएचआई का, तो ये वाला छोड़ दें हम लोग। हाँ, और क्या, अक्टूबर का रिपोर्ट बोल तो रहा अक्टूबर के महीने में आ रहा है, मतलब आ गया होगा। हाँ, क्योंकि 111वें रैंक पे भारत है अभी जीएचआई में और अभी कंट्री को भी बढ़ाया गया, 125 कंट्री अभी शामिल किया गया है जीएचआई में। तो अपना अपना सब थोड़ा इसको
अपडेट करना होगा। अब देखिए, इसी तरह भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक है, इसका भी 2023 का रिपोर्ट आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में है, द्वारा वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष इस सूचकांक को जारी किया जाता है। ये 22 का रिपोर्ट है तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 23 वाला हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए, ये नोट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कौन करता है, 1971 में हुआ है, क्लास मार्टिन श्वाब ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। यह स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी यानी गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये रिपोर्ट जो जारी करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट कौन जारी करता है, फिर लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गया, वैश्विक जोखिम सूचकांक। इससे एक न एक से क्वेश्चन रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसके एक दो जो डाटा रह गया है उसको अपडेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब राष्ट्रीय आय देखते हैं। ये कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब किसी इकोनॉमी की बात कर रहा है, एक लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना उत्पादन हुआ है, मतलब अंतिम वस्तु सेवा का उत्पादन और उसका मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। 4-5 वर्ड है जो इम्पोर्टेंट होता है इसका। भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था, 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया था। फिर एफ सिरास ने किया था 1911 में प्रति व्यक्ति आय की गणना, उन्होंने बताया था 49 रुपीज। और स्वतंत्रता के बाद इसका प्रथम आधिकारिक प्रयास जो किया गया था वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था, आर्थिक सलाहकार कार्यालय कर रहा था इसी के में अंतर्गत। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस और डॉक्टर आर गॉडगिल और डॉक्टर VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट आई थी 1949 में, गठन हो रहा है, रिपोर्ट आ रहा है 1951 में। और इसके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय इन्होंने बताया था 8,710 करोड़ रुपया नेशनल इनकम है हमारा, पर कैपिटा इनकम हमारा 225 रुपया था। अब भारत में वित्त मंत्रालय है जो वो राजकोषीय नीति तैयार करता है। ये अभी हम बताए थे ऊपर कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो होता है वित्तीय वर्ष में जारी किए जाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO जो होता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई है, ये राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। NSSO जो होता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है इसमें, यानी CSO की मदद करता है कौन, NSSO की। अब तो मर्ज लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय कर दिया। इसका नया नाम हो गया सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO हो गया, स्थापना की गई है। फिर साइमन कुजेस को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। वहां हम पढ़े कि राष्ट्रीय आय का गणना कब से किया जा रहा है, कौन कौन उसमें शामिल है, कौन सी संस्था भारत में करती है। अब इसकी लागत कैसे निर्धारित होता है राष्ट्रीय आय का, इसके लिए 2 विधि अपनाया जाता है राष्ट्रीय आय की लागत की। एक होता है साधन लागत, एक होता है बाजार लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर, दूसरा होता है मार्केट प्राइस पे। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ ना कि जहां उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए कोई बिस्किट है, अगर उसका उत्पादन फैक्ट्री में हो रहा है तो वहां पे जो पूंजी की लागत हो गई, ऋणों पर ब्याज हो गया, कच्चा माल लगा, श्रम लगा, किराया लगा, बिजली, इन सब को जोड़कर जब उसका मूल्य निकाला जाता है तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट।
और इसमें टैक्स को हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो बाजार लागत में शामिल होता है। यानी उत्पादन प्रक्रिया का संपूर्ण मूल्य होता है जो फैक्ट्री में उत्पादित होता है वहां पर। बाजार लागत क्या होता है? जब उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु और सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को जो अदा करता है, यानी इसमें अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल किया जाता है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो, देखिए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ देते हैं और सब्सिडी को जब घटा देते हैं तो ये बाजार लागत में मिलता है। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अनुदान, इसी को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कीजिएगा तो वो आता है मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये यही सेंटेंस यही कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नहीं नहीं। नहीं हो रहा है ना, ठीक है। एक बार और इस इसको नोट explain कीजिए। पॉइंट में देख लेते हैं। क्या बोली? एक बार और एक्सप्लेन कीजिए दोनों में डिफरेंस। बाजार मतलब फैक्टर कॉस्ट पे, बाजार लागत पे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझिए, कोई फैक्ट्री है, वहां पे किसी बिस्किट का उत्पादन हो रहा है तो उसमें पूंजी लगेगा। हम मान लीजिए ऋण लिए तो उसके ब्याज वगैरह दे रहे हैं, वो भी लगेगा। कच्चा माल हम लाते हैं, श्रम का देते हैं, किराया देंगे, बिजली, ये सब जो मिलकर जो उसका मूल्य तय होता है और प्लस प्रॉफिट, ये सब मिला के जो उसका मूल्य निर्धारित होगा। मान लीजिए 8 रुपये उसका मूल्य निर्धारित हुआ, तो ये हुआ फैक्टर कॉस्ट। मतलब आप वहां पे अभी मार्केट में ये नहीं गया है, फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, उसका बाद उसका मूल्य निर्धारित होता है, तो इसको कहते हैं हम साधन लागत। और जब ये मार्केट में चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएट हो गई ना, गवर्नमेंट को भी हम जोड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है इसमें से। और गवर्नमेंट क्या करती है, चूंकि कोई प्रोडक्ट बनता है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके बनता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अनुदान भी देती है ताकि वो लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म में चले, प्रतिस्पर्धा में टिक पाए, इसके लिए अनुदान देते हैं। तो उस अनुदान को माइनस कर दिया जाता है उसमें से, तो उसको कहते हैं बाजार मूल्य। समझ में आया? जी। पहले क्या करती थी कि नेशनल इनकम का निर्धारण सीएसओ करता था। अब क्या किया गया है, यही बता रहा है इस नोट में कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में सीएसओ एनएसओ का विलय कर दिया गया है। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ बताया नहीं। रंगराजन आयोग की अनुशंसा पे ऐसा किया गया था। अब इसमें कहते हैं मूल्यवर्धन की धारणा। मूल्यवर्धन मतलब सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो मूल्यवर्धन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का वैल्यू एडिशन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर गेहूं है, अगर हम उसको आटा में तब्दील करते हैं तो जो पूंजी लगता है या जो हमारा लेबर कॉस्ट लगता है प्लस जो प्रॉफिट लगता है, ये सब को जोड़ने के बाद आटा का मूल्य तय होगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, मूल्यवर्धन होता है, इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड। इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका ताकि हम अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं या नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो उसको दोहरी गणना में ना आए, 2 बार ना उसका मूल्य ये हो जाएगा। इसी को माइनस करने के लिए अभी जीएसटी जो आप देख रहे होंगे इसमें इसी की बात की जा रही है, वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडेड की बात की जा रही है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। सिंपल भाषा ये हुआ कि दोनों के गैप का होता है, मटेरियल से लेकर जब हमारा सेल गुड होता है जिसमें हम लास्टली उसको सेल करते हैं, उन दोनों के गैप को यह दर्शाता है। भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर किया जाता था, पहले ऐसा था। लेकिन जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। वास्तव में बाजार लागत ही पर ही है। बाजार मार्केट प्राइस जो है ना, वो मार्केट कॉस्ट ही को ही दर्शाता है, ये बोल रहा है। अब कहते हैं चालू स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? चालू कीमत पे राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ कि जब हम मार्केट प्राइस पे उसको तय करते हैं, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पे मापा जाता है तो उसे चालू कीमत पे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और चालू कीमत पे राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। ये समझ में आ रहा है कि बाजार मूल्य पे जब इसको मापते हैं किसी चीज को
तो हम उसको कहते हैं नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, 10,000 यूनिट हम कोई चीज का प्रोडक्शन किए और 10 रुपया उसका दाम है, तो 1 लाख प्रोडक्शन किए और 10 रुपया दाम है, तो कितना हुआ? टोटल 10 लाख हुआ। तो 10 लाख रुपया जो उसका जो मूल्य आ रहा है वही है ये चालू कीमत पे राष्ट्रीय आय। अब स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय क्या हुआ? इसको दूसरे भाषा में चालू कीमत के राष्ट्रीय आय को हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कोई आधार वर्ष हम लेते हैं। आधार वर्ष मान लीजिए 11-12 हम आधार वर्ष लिए, तो हम इसलिए उस आधार वर्ष को लेते हैं क्योंकि उस टाइम हम देखते हैं उतार चढ़ाव कम हुआ है मार्केट में, प्लस किसी तरह का आपदा कम आया है, तभी हम उस वर्ष को ही लेते हैं। ज्यादातर यही केस में देखा जाता है। तो उस आधार वर्ष के आधार पर जब हम मूल्य का किसी प्रोडक्शन का और उस टाइम के मूल्य प्रचलित मूल्य दोनों को गुना करके जब हम टोटल मौद्रिक मूल्य निकालते हैं उसको कहते हैं स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय। और यही सही सूचक है, स्थिर कीमत पे राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक विकास का ये सही सूचक दर्शाता है। ये चालू कीमत पे दोनों में अगर अंतर देखिएगा ना, तो चालू कीमत पे ना हम नहीं बता पाते हैं कि राष्ट्रीय आय का जो गणना हो रहा है वो सही है या क्या। हम सिर्फ मौद्रिक मूल्य यहाँ देख रहे हैं, प्रोडक्शन हो सकता है सेम हो रहा हो दोनों, लेकिन यहाँ कीमत में फ्लक्चुएशन होता है, तो हम गणना करने में यहाँ थोड़ा भ्रम की स्थिति रहता है। यहाँ पे इसका एकदम एग्जैक्ट फिगर दिखाई देता है नेशनल इनकम का, और इससे पता चलता है कि देश आर्थिक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है स्थिर कीमत में। अब देखिए किसी भी राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। एक तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हम शामिल नहीं करते हैं, मतलब एक ही चीज का दाम 2 बार अगर लिया जा रहा है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, प्लस पुरानी वस्तु के मूल्य को नहीं शामिल करते हैं, घरेलू सेवा कार्य को नहीं शामिल करते हैं इसमें, वित्तीय परिसंपत्ति जैसे हो गया अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को इसमें शामिल नहीं करते हैं, हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना और विदेशों से प्राप्त उपहार को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। आज का